यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड क्लास 8 का, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं या फिर फो, दुश्मन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रोब्स, हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नेकेड आई से या खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स बोलते हैं। Microorganisms are classified into four major groups. Microorganisms को 4 major groups में classify करा गया है। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ये 4 ग्रुप्स हैं जिनमें माइक्रोऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। सम ऑफ दिस माइक्रोऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स को डायग्राम में दिखाया भी गया है पीछे इस पेज पे, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी वायरसेस इज ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स। इन ग्रुप्स के अलावा एक ग्रुप और होता है वायरस, जो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, बट वो इन सारे ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। They, however, reproduce only inside the cells of host organisms, which may are bacterium, plant और animal. वायरस अपना रिप्रोडक्शन किसी ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स के अंदर करते हैं, वो बाहर के इन्वायरमेंट में अपना रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। अब जो भी उनका होस्ट होता है, जिनके अंदर वो ग्रो करते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, मीन्स बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। कुछ डिसीजेज हैं लाइक कॉमन कोल्ड, जो हमें एक वायरस से होती है, जो कि इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस बोलते हैं। सीरियस डिसीज़ जैसे पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सारी डिसीज़ भी हमें वायरस ही कॉज करता है। कुछ डिसीज़ेज़ है जैसे डिसेंट्री, मलेरिया, ये सारी डिसीज़ हमें प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ के ग्रुप में जो प्रेजेंट होते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स, उनसे होता है। एंड डिसीज़ सच एज टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी डिसीज़ हमें बैक्टीरिया से होती है। यहाँ पे कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स को देखेंगे। बैक्टीरिया इस टाइप के होते हैं। एल्गी लाइक क्लेमाइडोमोनास, पायरोगायरा, प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, फंजाई में आता है ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। और वायरसेस में इस तरह से ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है, जो कि बैक्टीरिया को ईट करता है, और ये कुछ अदर वायरस के डायग्राम है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी होते हैं जैसे बैक्टीरिया, जो एक ही सेल के बने होते हैं, जिन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं जैसे एल्गी एंड प्रोटोजोआ। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड टू हॉट क्लाइमेट्स। वो किसी भी टाइप्स के इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, बहुत हॉट इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं और बहुत ही कोल्ड में भी। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ये बैक्टीरिया और वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं या कुछ एनिमल्स में। एक एग्जाम्पल है ऐसा ही बैक्टीरिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि एक ह्यूमन में पाया जाता है, वो एक एसिड का है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, यहाँ पे पढ़ेंगे। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं, वो हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं और अदर एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। थर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं, जो हमें डिसीज़ कॉज करते हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। इनको हम कर्ड प्रिपरेशन में भी हेल्प करते हैं, ब्रेड के प्रिपरेशन में, केक के प्रिपरेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। सो ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट, जो भी वेजिटेबल पील्स हैं, एनिमल्स के रिमेन्स हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, इन सबको एनवायरनमेंट से रिमूव करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट की क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं और उसमें ह्यूमस के अमाउंट को इंक्रीज़ करते हैं। ऐसा एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, जो सॉइल में नाइट्रोजन के अमाउंट को इंक्रीज़ करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर्ड एंड ब्रेड कैसे बनाते हैं? कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वन ऑफ दिस बैक्टीरियम इज लैक्टोबैसिलस। कर्ड में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस जो होता है वो कर्ड के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। लैक्टोबैसिलस मिल्क में प्रेजेंट होता है, यह मिल्क में ग्रो करता है और उसको कर्ड में कन्वर्ट करता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग चीज़, पिकल एंड अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं चीज़, पनीर,
पिकल, अचार और भी बहुत सारे फूड आइटम्स को बनाने के लिए। बैक्टीरिया इन ईस्ट आर ऑल्सो यूज़फुल इन फर्मेंटेड इडली, डोसा बैटर। जो हम इडलीज खाते हैं, डोसा बैटर खाते हैं, वो सब भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई हैं, जो हेल्प करते हैं उनको बनाने में। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड, यहाँ पे दिखाया गया है जो मैदा होता है, इनसे हम मैदा ऐसे डफ, मतलब कई बार हम लोग घर पे बोलते हैं कि मैदा फूल गया है या कंप्लीट हो गया है। उसमें क्या होता है, यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि जो ईस्ट होता है वो बबल्स फॉर्म करता है, मतलब मैदे में गैस का प्रोडक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, जो फिल करता है उसको, जिसकी वजह से वो हमें इंक्रीज वॉल्यूम में दिखने लगता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री। इसी वजह से ईस्ट को बेकिंग इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्रीज़ और केक बनाने में। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, दैट इज़ वेनिगर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करते हैं लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए, एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए, वाइन के लिए, और एसिटिक एसिड जिसको हम वेनिगर बोलते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए। Microorganisms for this purpose, yeast grow on natural sugars present in grains like barley, white rice, crust, fruit juices, etc. yeast grow करता है natural sugars में, जैसे barley हो गया, wheat, rice, इन सब में। This यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड इनटू 3/4 विथ वाटर। 500 ml का बीकर लेना है जिसमें 3/4 अमाउंट में वाटर फिल करना है। डिजॉल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, उसमें 2 से 3 चम्मच हमें शुगर डिज़ोल्व करना है। ऐड हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर, उसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर आपको मिक्स करना है। कीप इट कवर्ड इन वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे के लिए उसको वार्म प्लेस पे आपको कवर्ड करना है। उसके बाद आप उसमें क्या नोटिस करेंगे, दिस इज़ अ स्मेल। उसमें 4 से 5 घंटे बाद जब अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें से एक स्मेल आएगी। वो स्मेल किस चीज़ की होती है, दिस इज़ अ स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड टू अल्कोहल बाय ईस्ट। उसमें से हमें अल्कोहल की स्मेल आने लगती है क्योंकि जो शुगर प्रेजेंट होता है वो ईस्ट उसको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। लुइस पास्टर साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने फर्स्ट टाइम फर्मेंटेशन डिस्कवर किया था 1857 में। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज़। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन, सबसे पहला मेडिसिन जो डेवलप हुआ था वो पेनिसिलिन डेवलप हुआ था। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सारे मेडिसिन जो भी डेवलप होते हैं उनका सोर्स क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं ग्रोथ को या किल करती हैं जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria, fungi। आज इस समय बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया या फंजाई के यूज़ से प्रोड्यूस हो रही हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हैं स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये कुछ कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स हैं जो हम बनाते हैं फंजाई या फिर बैक्टीरिया से। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है। इन 1929 Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria। Alexander Fleming 1929 में एक बैक्टीरिया कल्चर पे वर्क कर रहे थे, ऐसा बैक्टीरिया जो डिसीज़ कॉज करता है। उन्होंने क्या देखा कि सडनली अ स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन द कल्चर हैज़ प्लेटेड। जो उन्होंने कल्चर बनाया था उस पर सडनली उन्हें एक लिटिल ग्रीन मोल्ड, मतलब फंगस टाइप की जो ग्रोथ होती है वो उन्हें दिखने लगी। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने देखा कि ये मोल्ड जब तक प्रेजेंट रहता है उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है। इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ द बैक्टीरिया, और वो मोल्ड जो ग्रो कर गया था वो बहुत सारे बैक्टीरिया को भी किल कर रहा था। वहीं से इन्होंने आइडिया लगाया और पेनिसिलिन जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक डेवलप हुआ था उसको डेवलप करा। सो फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने पेनिसिलिन डेवलप करा उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हम यहाँ पे पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स को कई बार जो भी पोल्ट्री फार्मिंग होती है उसमें मिक्स करते हैं चेक करने के लिए कि एनिमल्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम वैक्सीन। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से डेवलप होता है, मेडिसिनल यूज़ है इसका। When a disease carrying microbes enters our body, the body produces antibiotics, antibodies to fight the invader।
जब भी हमारी बॉडी में कोई डिसीज़ होती है तो हमारी बॉडी से केमिकल प्रोड्यूस होता है जो बॉडी को हेल्प करता है डिसीज़ से लड़ने में। उस केमिकल को हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर अगेन। एक बार किसी डिसीज़ के लिए अगर बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है तो वो फिर बॉडी में हमेशा के लिए होती है। फिर जब अगर सेकेंड टाइम में वही डिसीज़ होती है तो बॉडी को पता होता है, वो तुरंत एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती हैं। If dead and weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. अगर डेड या कोई वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है बॉडी में जो डिसीज़ कॉज कर रहा है तो हमारी एंटीबॉडीज़ उससे लड़ती हैं और उसे किल कर देती हैं। This is how a vaccine works. The antibodies remain in the body and we protected from the disease causing microbes. Antibodies जो हमारी बॉडी में एक बार बन जाती हैं फिर वो बॉडी में हमेशा के लिए रहती हैं और सेकेंड टाइम अगर फिर से वही डिसीज़ हो तो उससे हमें प्रिवेंट करती है। इसी तरह से वैक्सीन भी वर्क करती है। सेवरल डिसीज़ इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सारे जो डिसीज़ेज़ हैं उनको हम वैक्सीनेशन से ही प्रिवेंट कर सकते हैं। एडवर्ड जेनर हैं, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम वैक्सीन का डेवलप करा था फॉर द स्मॉल पॉक्स डिसीज़ इन 1798। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट सच डिसीज़ लाइक स्मॉल पॉक्स, कोलरा, ये सब। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन नियर बाई हॉस्पिटल्स। अब हॉस्पिटल्स में वैक्सीन अवेलेबल हैं। You might have seen that advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program। आपने देखा होगा टीवी में दिखाते हैं कई बार कि बच्चों को पोलियो के वैक्सीन लगवाने के लिए अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम फॉर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द पोलियो डिसीज़ से बचाने के लिए। द वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट smallpox has finally led to its eradication from most part of the world। smallpox डिसीज़ जो अब कम्प्लीटली वर्ल्ड से इरेडिकेट हो गई है, मतलब अब वर्ल्ड से गायब हो चुकी है ये डिसीज़ पूरी तरह से, ये वैक्सीन्स की हेल्प से ही हो पाया है। इंक्रीजिंग सॉयल फर्टिलिटी, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉयल विथ नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसको सॉइल में फिक्स करने के लिए, जिससे वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऐसे माइक्रोब्स को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट को यहाँ इस टॉपिक में बताया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट से कैसे क्लीन करते हैं। हमें पता है जो डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल, फ्रूट वेस्ट होते हैं जो भी हमारे हाउस से कलेक्ट होते हैं, गार्डन से, उन्हें हम एक पिट में डंप करते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे तो उसमें हमें क्या दिखेगा कि वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं और मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants। आपने देखा होगा कई सारे लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स का डेड मैटर्स होता है जो ग्राउंड में मिलता है हमें। कुछ टाइम बाद अगर आप फिर से देखते हैं उसी जगह तो वो आपको वहाँ नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, डिकम्पोजर्स जो प्रेजेंट होते हैं, वो उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में। ह्यूमस जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है और यही हमें बाद में मैन्योर के फॉर्म में मिलता है। अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल हैं या फिर डिसीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें डिसीज़ कॉज करते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। ये क्या करते हैं? हमारे स्पॉइल द फूड, हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं, क्लोथिंग को ख़राब कर देते हैं, जो भी लेदर से मेड हमारे क्लोथ होते हैं। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स में डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ। पैथोजेंस जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोलते हैं। सो पैथोजेंस हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, या फिर जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं, जो हम फूड खा रहे हैं, अगर वो कंटामिनेटेड है तो उसके थ्रू बॉडी में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एनिमल। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है तो ये उस पर्सन के थ्रू भी हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। Microbial disease that can spread from an infected person or healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable disease। Communicable disease क्या होती है? Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person। Microbial disease या disease causing microbes जो है वो एक infected person से healthy persons में जब enter करते हैं through air, water या food, फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू, तो हम उस डिसीज़ को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल मतलब ट्रांसफरेबल डिसीज़, ये ईजिली ट्रांसफ़र हो रहा है इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में।
व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, कोई पर्सन है जिसको कॉमन कोल्ड है, अगर वो स्नीज कर रहा है, अगर वो उसको छींक आ रही है, तो उसके फाइन ड्रॉपलेट्स, उसके जो छींक के ड्रॉपलेट्स हैं वो अगर हमारे ऊपर पड़ते हैं तो बैक्टीरिया या इन्फेक्टेड बैक्टीरिया जो होते हैं उसकी बॉडी के, वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। सो हम कह सकते हैं कि कॉमन कोल्ड जो है होता है वो एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं जो कैरियर का काम करते हैं। कैरियर मीन्स जो इन्फेक्टेड पर्सन है वहाँ से डिसीज़ को किसी हेल्दी पर्सनस में ट्रांसफ़र करने का काम, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कैरियर्स बोलते हैं। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल्स, बेस्ट एग्जाम्पल है कैरियर्स का फ्लाइज, मॉस्किटोज या हाउस फ्लाइज होते हैं, वो गार्बेज या एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठते हैं, वहाँ से उनकी बॉडी पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टिक कर जाते हैं। व्हेन जब वही फ्लाइज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी नॉर्मल ह्यूमन पे बैठते हैं तो वो अपना जो भी बैक्टीरिया होता है वो ह्यूमन को ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे वो डिसीज़ कॉज करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है एनाफिलीज मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया और प्लाज्मोडियम। फीमेल एडीज, फीमेल का एडीज मॉस्किटो होता है जो एक्ट, बेस्ट एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है एनाफिलीज मॉस्किटो। एनाफिलीज मॉस्किटो क्या करता है, मलेरिया डिसीज़ का जो भी बैक्टीरिया होता है, प्लाज्मोडियम होता है, उसको कैरी करता है, ये इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सनस में ट्रांसफ़र करता है एनाफिलीज मॉस्किटो। और फीमेल मॉस्किटो होता है जिसका नाम है एडीज मॉस्किटो, ये डेंगू वायरस को ट्रांसफ़र करता है, ये नॉर्मल इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सनस में डेंगू को ट्रांसफ़र करता है। मॉस्किटोज़ कहाँ ब्रीड करते हैं, कहाँ पे पैदा होते हैं, वाटर में। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, इसीलिए बोला जाता है कि वाटर के कलेक्शन को प्रिवेंट करना चाहिए, किसी भी जगह पे ज़्यादा टाइम तक वाटर कलेक्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ उसमें मॉस्किटोज़ ग्रो करने लगते हैं, ब्रीड करने लगते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ ह्यूमन डिसीज़ के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट मीन्स वो बैक्टीरिया है कि वायरस है, यहाँ पे कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं और कैसे उन्हें प्रिवेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस दिया है, ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है जो एयर से ट्रांसमिट होता है इसको। और मीजल्स होता है, मीजल्स वायरस का नाम है जो एयर से ट्रांसफर होता है, मीन्स एयर से फैलता है। चिकन पॉक्स वायरस का नाम है जो एयर से या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से। पोलियो भी वायरस का नाम है जो एयर या वाटर से। इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनस बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। उसमें जो पेशेंट होता है उसको कंप्लीट आइसोलेशन मीन्स सबसे दूर रखते हैं, उनकी जो भी चीज़ें होती हैं जो भी वो यूज़ करते हैं उसको हम नॉर्मल पर्सन से दूर रखते हैं। वैक्सीनेशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्रिवेंट करने के लिए। कॉलरा एंड टाइफाइड है, दोनों बैक्टीरिया हैं जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलते हैं। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। इसमें क्या होता है, प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना चाहिए और बॉइल्ड वाटर ही लेना चाहिए, इसका भी रेमेडी है वैक्सीनेशन। थर्ड है हेपेटाइटिस जो कि एक वायरस है और वाटर से फैलता है, इसमें बॉइल्ड वाटर ड्रिंक करना चाहिए और हेपेटाइटिस का प्रिवेंशन सिर्फ वैक्सीनेशन ही है। फोर्थ है मलेरिया जो कि एक प्रोटोजोआ है और मॉस्किटो इसको ट्रांसमिट करता है। यूज़ मॉस्किटो नेट, इसमें हम मॉस्किटो का नेट मतलब मॉस्किटो से बचने के लिए मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए। मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करना चाहिए, बहुत सारे केमिकल्स ट्यूब्स आते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट जो हमें बॉडी पे लगाना चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे भी करते हैं हम आसपास के एरिया में जिससे मॉस्किटो के ग्रोथ को हम प्रिवेंट कर सकें। अब हम पढ़ेंगे डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल्स। कई ऐसे माइक्रोब्स हैं जो प्लांट्स में भी ह्यूमंस में भी डिसीज़ कॉज करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो एनिमल्स में भी कॉज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स है, रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस जो एनिमल्स में एंथ्रेक्स डिसीज़ कॉज करता है। प्लांट्स में बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो प्लांट्स में डिसीज़ का कॉज करते हैं, जैसे वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, इन सब प्लांट्स में डिसीज़ कॉज करते हैं। ये यहाँ पे ये ह्यूमंस के बैक्टीरिया थे जो डिसीज़ कॉज कर रहे थे, यहाँ पे प्लांट्स के बैक्टीरिया बताए गए। जैसे प्लांट डिसीज़ होती है सिट्रस कैंकर, ये एक प्लांट की डिसीज़ का नाम है, इसको बैक्टीरिया कॉज करता है और ये एयर से ट्रांसमिट होती है। रस्ट ऑफ वीट, वीट के प्लांट में ये डिसीज़ होती है जिसको फंजाई कॉज करता है और ये एयर से ट्रांसमिट होती है। थर्ड है येलो वेन ऑफ मोज़ेक ऑफ भिंडी, ये भिंडी प्लांट्स में होती है येलो वेन मोज़ेक जिसको वायरस कॉज करता है और ये इंसेक्ट से ट्रांसफ़र होती है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड पॉइजनिंग क्यों होती है हमें, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड कंज्यूम करते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ऐसा फूड अगर हम खाते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड पे ग्रो करते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार डेथ भी कॉज हो जाती है। फूड प्रिजर्वेशन, हाउ डू वी प्रिजर्व कुक फूड एट होम। हम कुक फूड कैसे प्रिजर्व करते हैं होम पे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्स आवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल फूड जो होते हैं उनसे बैड स्मेल आती है हमें, और कई बार टेस्ट भी चेंज हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है। केमिकल मेथड क्या है फूड प्रिजर्वेशन के। सॉल्ट एंड एडिबल सॉइल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सॉल्ट्स या जो एडिबल ऑयल्स होते हैं वो नॉर्मल मेथड्स हैं अगर चेक करने के लिए कि हमारे फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है। सो ऐसे केमिकल्स को हम प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। वी ऐड सॉल्ट और एसिड टू प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कई बार हम अपने पिकल्स जो हम अचार बनाते हैं उसमें सॉल्ट या एसिड्स या फिर ऑयल ज़्यादा ऐड करते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ उसमें ना हो, इसीलिए सॉल्ट्स, एडिबल्स ऑयल्स और कुछ एसिड्स को हम प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबिसल्फाइड। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जो प्रिजर्वेटिव्स के नाम हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट्स के थ्रू हम कैसे प्रिजर्व करते हैं। कॉमन सॉल्ट्स हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। सॉल्ट को हम यूज़ करते हैं मीट और फिश को प्रिवेंट करने के लिए। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इसमें मीट और फिश को हम ड्राई सॉल्ट से कवर करते हैं चेक करने के लिए कि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ तो नहीं हुई है। सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो, टैमरिंड, इन सब के प्रिजर्वेशन में भी हम सॉल्ट यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। कुछ जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस जो भी होते हैं उनको हम शुगर से प्रिजर्व करते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ऑयल और विनेगर जो हम पिकल्स में यूज़ करते हैं वो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और प्रिजर्व करते हैं हमारे फूड को फ्रॉम द स्पॉइलेज। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि घर पे हम मिल्क को बॉईल करते हैं स्टोर करने से पहले। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग की वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं और हमारा फूड स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या है? द मिल्क इज़ हीटेड एट अबव 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड द सडनली चिल्ड एंड स्टोर। मिल्क को हम 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं और फिर उसे तुरंत हम ठंडा करते हैं और स्टोर कर देते हैं। इससे क्या होता है? बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रिवेंट हो जाती है। बैक्टीरिया जो भी होते हैं उसमें प्रेजेंट वो किल हो जाते हैं। इस मेथड को लुइस पास्चर ने डेवलप करा था जो कि एक साइंटिस्ट है, इसलिए हम इस मेथड को पास्चराइजेशन बोलते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग, ड्राई फूड को हम स्टोर करने के बाद पैक कर देते हैं सील्ड एयर पैकेट्स में जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ प्रिवेंट हो। उस पर सील्ड एयर पैक्ड रहते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर अटैक नहीं कर पाते। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल। इन क्लास 6 एंड 7 आपने देखा होगा एक राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। इट इज़ इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। यह नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है लेग्यूमिनस प्लांट में। राइजोबियम जो होता है वो रूट नोड्यूल्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहता है, वहाँ पे ग्रो करता है। लेग्यूमिनस प्लांट जैसे बीन्स हो गए, पीस हो गया, जो भी हमारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कई बार ऐसा होता है नाइट्रोजन लाइटनिंग की वजह से भी सॉइल में फिक्स होते हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल जो हमें समझने में हेल्प करेगा कि कैसे राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करता है। हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको डायरेक्टली कोई भी प्लांट या एनिमल कंज्यूम नहीं करता है, इसीलिए कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं सॉइल में प्रेजेंट होती हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं सॉइल में। वंस नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड, नाइट्रोजन जब इन यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है तब उसको प्लांट्स यूज़ कर पाती हैं थ्रू रूट सिस्टम। नाइट्रोजन इज़ देन यूज टू सिंथेसाइज प्लांट प्रोटीन। फिर नाइट्रोजन यूज़ होता है प्लांट्स के प्रोटीन को सिंथेसाइज करने पे। यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल बनी हुई है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो बैक्टीरिया या लाइटनिंग की हेल्प से बैक्टीरिया उन्हें नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करती है और वो सॉइल में फिक्स होता है। फिर सॉइल में फिक्स होने के बाद प्लांट्स उन नाइट्रोजन को लेता है और प्लांट्स उन नाइट्रोजन को रूट्स के थ्रू ले रहे हैं या फिर एनिमल्स ईट
जो भी एनिमल्स उन प्लांट्स को ईट कर रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फिर वो नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीट कर रहे हैं, फिर से वो नाइट्रोजन सॉइल में चला जाता है और वो फिर से प्लांट्स अपटेक करते हैं। इसी तरह ये साइकिल कंटिन्यू होती है। सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन और कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड हैं और हमारे कैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।